आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्मकाल में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दाती, बेलचा, हल आदि। आप पढ़ चुके हैं सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आप याद होगा कि हरे पादप अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वह स्थान एक दूसरे से भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें। जब एक ही किस्म को पौधे के किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इससे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यहाँ पौधे लगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें आती। रबी फसल शीत ऋतु, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों असली रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारित फल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने होते हैं। आप देखेंगे क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। आधारित फसल पद्धतियाँ। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। मिट्टी में पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोले मिट्टी की गहराई में धंसी जड़ से भी सरलता से शोषण कर सकते हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती है? पोली मिट्टी में रहने वाले कीड़ों, केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीवन किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि वे मिट्टी को पलट कर पोला बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पोला और पलटना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कुछ अन्य सजीव होते हैं। जो अतिरिक्त मृत पौधे, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जीवों द्वारा आपसे अवघटित होते हैं। इस प्रकरण में मृतजीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी के निर्मुक्त हो जाते हैं या पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर तक मिट्टी के पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे उलटने पलटने में पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी में उलटना पलटना या पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की जुताई की आवश्यकता होती है। इस हल चला सकते हैं। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी का भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलने, खरपतवार निकालने और मिट्टी के
चूरने के लिए किया जाता है। औजार लकड़ी से बना होता है जिसे बैलों से, जोड़े से अथवा अन्य पशुओं से सहायता से खींचा जाता है। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी का पोला बनाने के लिए किया जाता है। इसे लकड़ी अथवा गेल लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मोड़ी प्लेट लगी होती है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई द्वारा संचालित कल्टीवेटर की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम समय दोनों की बचत होती है। बुआई, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन, क्रियाकलाप एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें मुट्ठी भर गेहूँ दाने डालकर भली भांति हिलाइए। समय की प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल से ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वह हल्के होते हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों के बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। बीजों में कीप अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं और सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी से गहराई तक बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बीज मिट्टी द्वारा ढक दिया जाए। इन बीजों का पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीज उचित दूरी पर होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधे में सूर्य का प्रकाश, पोषक जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन से रोकने के लिए पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक निकालना, वह पदार्थ जिनसे मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद उर्वरक कहलाते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान एक से बार दूसरी बार उगाता है। खेत में कभी खाली नहीं छोड़ दिए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक की कमी हो जाती है। क्षतिग्रस्त पूरा करने के लिए किसान खाद देते हैं। इस प्रक्रिया को खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जिसे पौधे में जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन की कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वार्मिंग कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इन्हें एक ही आकार वाले 3 नवोदित विधि छड़ डालिए। अब तीनों गिलास में एक ही पात्र लीजिए। ABC निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिलाइए। गिलास B समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा यूरिया मिलाइए। गिलास C में मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए रखिए। अब इन पानी मात्रा में डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। 7 से 10 दिन बाद इनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलास में पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक के रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक से समृद्ध होते हैं। वह खाद के कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक का उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटेशियम, KPM, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके उपयोग से किसानों में गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता होती है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में उर्वरकता कम हो जाती है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधे में जड़ों में
ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उर्वरक एवं खाद में अंतर। साढ़े 1.1 उर्वरक के बीच अंतर बताएं। खाद के लाभ। जैविक उर्वरक की अपेक्षा अधिक मानी जाती है, इसका मुख्य कारण है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि व परिवर्धन के लिए जल की विशेष महत्व होती है। पौधों के जड़ों तक जल अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थितियों में नहीं हो सकता। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय परंपरागत फसलों मिट्टी ऋतु में विभिन्न होता है। गर्मी में पानी देने का परंपरागत अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसा क्यों? यह मिट्टी की पत्तियों पर जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है। सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत। झीलों के पारंपरिक तरीके। कुएं, झीलों, नहरों उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों पे पहुँचाने के तरीके। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों को इस्तेमाल करते हैं, अतः यह सस्ते परंतु कम खर्च विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं। मोट, चैन, ठेकली, रहट। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप द्वारा उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों का हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। ये मुख्यतः विधियाँ निम्न हैं। छिड़काव तंत्र। इस तंत्र विधि द्वारा उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ऊर्ध्वाधर पाइप नालों के रूप में सिरों पर घुमाने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर प्रमुख मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ड्रिप तंत्र। इस विधि द्वारा जल की बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में गिरता है, अतः ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों और वृक्षों को पानी देने के यह तरीका सर्वोत्तम है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि से जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो, पहली निकट के गेहूं में खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत के फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उग गए। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निराई और निराई आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,2,4-D खेतों का इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। कटाई। फसल की कटाई महत्वपूर्ण कार्य है। फसल एक पाक जाने के बाद उसे कटाई कहलाता है। उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के लिए दौरान पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल से पास काट लेते हैं। एक अनाज फसल को काटने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। कटी हुई फसल के बीजों दोनों को भूसे से अलग करना होता है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज दोनों को फटक
कर अलग करते हैं। आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे और सूक्ष्मजीवों सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल की नमी मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने पर अथवा जीवों के आक्रमण से वे अंकुरित के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। अतः भंडारण से पहले इन बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे इनकी नमी में कमी आए। इससे उनकी कीड़ों और कवकों से सुरक्षा हो सके। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे और कीटों से सुरक्षा किया जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घर के अनाज भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। क्रियाकलाप 1.3 अपनी पुस्तक में निम्न तालिका को भरें। इस सारणी में पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि जंतुओं से भोजन। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह तरह के जंतु से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। इससे हमें सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में आवश्यक फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं के उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। प्रमुख शब्द कृषि पद्धतियाँ: पशुपालन, फसल उर्वरक, भंडारण, कटाई, सिंचाई, शरीर, खाद, हल, रबी बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार नाशी, काटना। आपने क्या सीखा? अभ्यास।